हेलो फ्रेंड्स, पाराजम्बल का ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, ये थर्ड वीडियो, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये थर्ड वीडियो है और इससे एग्ज़ाम तक मैं समझता हूँ कि 50 पाराजम्बल आप लोगों को करा दूंगा। आई होप कि यहाँ पे पाराजम्बल से आप 5 मार्क्स डेफिनेटली उठाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है, बस आप इसे डेली बेसिस पे करते रहेंगे। 2-4 पाराजम्बल रेगुलर बेसिस पे करेंगे और एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 5 मार्क्स बन जाएंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि ये पाराजम्बल को कैसे किया जाता है। सबसे पहले पाराजम्बल में आपको कम से कम एक मार्क्स जो है डेफिनेटली आ जाएंगे। वो कैसे? आपको एक या तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप किसी भी यहाँ पे आप किसी भी तरह से आप यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक ढूंढ लें। ठीक है, पहला चीज़ जो भी होता है सेंटेंस का जो अरेंजमेंट के बाद जो पहला जो बनता है सेंटेंस वो होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है या फिर नाउन बेस्ड होता है ना। इसके बाद जो होता है सेकंड आता है वो होता है प्रोनाउन। नाउन के जो रिगार्डिंग जो होते हैं, ठीक है, या नाउन के जो बदले या उसके जगह पे इन प्लेस ऑफ नाउन जो होता है वो वहाँ पे प्रोनाउन क्वालिफाई करता है उसको। ठीक है, प्रोनाउन होते हैं तो नाउन के बदले जो यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा। तो ऐसे ही कुछ कनेक्टिविटी आपको करनी होंगी जिससे कि आप इसे कर पाएंगे। तो पहला चीज़ इंडिपेंडेंस अगर सेंटेंस ढूंढने में कामयाब होते हैं 1 मार्क्स वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद या फिर एक तो इस से होगा, दूसरा है आपको कनेक्टिविटी जो होंगे सेंटेंस को पढ़ने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, कैसे देखिए, तो यहाँ से आपको 2 मिनट में 5 मार्क्स आ जाएंगे पक्के। तो कैसे? जब सेंटेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दीज स्टॉर्म्स आर देयर फोर, ठीक है, दीज स्टॉर्म्स आर देयर फोर। देखिए दीज स्टॉर्म के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो दीज से तो कभी होगा ना, दीज का मतलब होता है कि और इन सारे स्टॉर्म के जो और भी खासियत है उनके बारे में यहाँ पे और चीज़ें बताया गया। तो इसके पहले कुछ बातें हुई होंगी जिसके बारे में यहाँ पे दीज स्टॉर्म के बारे में बोला गया। ये होगा नहीं, फर्स्ट सेंटेंस ये होगा नहीं। द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ दीज स्टॉर्म, फिर से यहाँ पे दीज आया, होगा नहीं। कोस्टल डैमेज मे बी कॉज्ड by strong winds and rain, high waves, storm surge and the potential of spawning tornadoes। ठीक है, कोस्टल डैमेज में भी कॉज्ड हो सकता है, लेकिन कोस्टल में के जो डैमेज की बात की गई है तो उसके पहले और भी कुछ है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो सकता है, मान सकते हैं कि अगर हो भी सकता है। तो देखिए दिस से तो होगा नहीं, दिस कॉजेस होगा नहीं बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपको यस, सी और डी में ही आपको यहाँ पे देख लेंगे कि उनमें से कौन इंडिपेंडेंट होगा। जैसे अगर हम सी और डी के ओर बढ़ते हैं तो अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो प्रेशर सेंटर, अ क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो एक तरह से क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसका है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक डेफिनेशन है यहाँ पे बताया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इज अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर। लो प्रेशर के कारण ये होता है, सेंटर में जब लो प्रेशर बन जाते हैं, है ना, तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो ये तो डी हो गया यहाँ पे आपका फर्स्ट, डी हो गया यहाँ पे फर्स्ट। रीअरेंजमेंट के बाद डी पहला बनेगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो ये तो एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन को, किसको? ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो है डेफिनेशन को यहाँ पे बताया। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है आखिर इसका सोर्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स के बारे में बात किया गया था। क्या किया गया था? द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ दीज स्टॉर्म। ठीक है, इन्हीं स्टॉर्म के बारे में बोला गया है। ये प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो होता किससे है? इज वार्म ओशियन वाटर। तो प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है? वार्म ओशियन वाटर है। तो यहाँ जो डेफिनेशन का जो है, इसका जो डेफिनेशन था उसका यहाँ पे रीज़न बताया गया कि जो इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है वार्म ओशियंस वाटर। तो सेकंड हो गया ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में हो गया। तो फिर कहा गया है कि आगे क्या है, चलिए डी हो गया, यहाँ पे बी हो गया है, बी हो गया। अब यहाँ पे और देखते हैं, दीज स्टॉर्म आर देयरफॉर। फिर कहा गया है, इन्हीं दीज स्टॉर्म के बारे में कहा गया है। दीज स्टॉर्म देख रहे हैं, इन्हीं दीज स्टॉर्म के बारे में कहा गया इसलिए टिपिकली स्ट्रॉन्गेस्ट वेन कब हो जाता है ये जो स्ट्रॉन्ग सोर्स है। ठीक है, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हो का जो कारण बनता है वो कारण होता है, और कारण का जो
जो सोर्स होता है वो होता है ओशियन वाटर। और ऐसा होता है इसलिए क्यों ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है, कब बन जाता है, जब ये वाटर या इसके ऊपर मीन्स कि समुद्र में या महासागर के ऊपर से जब ये जाता है तो ये और भी क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही लैंड या फिर अगर यहाँ पे रॉक से चट्टान से टकराता है, ये इसका जो स्पीड है वो कम जाता है। तो डेफिनेशन का जो कारण बताया और उस कारण के कारण क्या होता है और ये स्टॉर्म कब क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है और कब वीकेंड हो जाता है, इसके बारे में बताया गया। तो ये हो गया थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, मीन्स कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि डी आपका हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं डी पहला हो गया, बी हो गया आपका सेकंड, फिर हो गया ए हो गया थर्ड। अब फोर्थ और फाइव में आते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसके कारण ही तो ये क्या कारण क्रिएट करता है, दिस काउजेज कोस्टल रीजन। और जब ऐसा होता है तो क्या कारण होता है, इसका क्या कारण बन जाता है, कोस्टल एरियाज़ को क्या करता है, खासकर जो कोस्टल एरिया होते हैं उसको काफ़ी क्षति पहुंचाता है कंपेयर टू इनलैंड रीजन, है ना। जो कोस्टल एरिया पे जो रहने वाले होते हैं, जिनके घर होते हैं, वो काफ़ी इसके कारण नुकसान उनको होता है। जबकि अगर कंपेयर की बात करें, कंपेयर इनलैंड रीजन जो कि सेंटर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, समुद्र से थोड़े दूर में रहते हैं, बीचों बीच शहर में रहते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, जबकि कोस्टल एरिया को ज़्यादा ये प्रभावित करता है। तो दिस कॉजेज, और ये कारण, ये इसका कारण हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ई हो गया फोर्थ, और जो बच जाता है वो हो जाता है लास्ट वाला, ठीक है। और कंक्लूजन ये होता है कि कोस्ट, यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे क्या होता है कि जब ये कोस्टल यहाँ पे बात हो रही थी, कोस्टल रीजन को तो खासकर ये जो होता है अपने चपेट में लेता ही लेता है। और कोस्टल डैमेज क्या कर सकता है, कोस्टल डैमेज मे बी कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इसके ठीक है, ये तो हो गया ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन के कारण होते हैं, और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो वो कंक्लूजन में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग विंड से भी कोस्टल रीजन डैमेज होते हैं, रेन से होते हैं, हाई वेव से होते हैं, स्टॉर्म सर्ज से होते हैं, मीन्स की जो आंधी की लहर होते हैं उससे होते हैं, पोटेंशियल स्पॉइंग टोर्नेडो से होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो कंक्लूजन जो होता है लास्ट में सी आता है। अब जब आपका अरेंजमेंट बन जाता है तो डेफिनेटली 5 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। अब यहाँ से करना क्या है, बस फर्स्ट जो सेंटेंस होते हैं आफ्टर रीअरेंजमेंट कौन सा बन रहा है, डी, टिक कर लीजिए। फिर कहा गया कि यहाँ सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा, बी होगा। यहाँ पे थर्ड सेंटेंस क्या होगा, ए होगा। और उसके बाद क्या फोर्थ सेंटेंस क्या बनेगा, ई होगा। और लास्ट में जो बनता है वो होगा सी। तो मैंने तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मीन्स के सीक्वेंस में ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन को अरेंज कर दूँ। हालांकि आपके एग्जाम में जो होंगी सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका तो 5 मार्क्स तो डेफिनेटली होना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको यहाँ पे कोई ट्रिक अप्लाई करने से ही होगा, हर बार ये ट्रिक। अब जो इस तरह के आज के डेट में जो बैंकिंग में जो कॉम्पिटिशन जितने बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन के जो ट्रेंड है वो पहले की तरह नहीं, जहाँ पे आप कनेक्टिविटी के माध्यम से या कनेक्टिविटी के आप ट्रिक के आधार पे उसको कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाता था, उसका नाउन या उसके बाद प्रोनाउन, जस्ट कनेक्टिविटी, कोई मिडिल पार्ट वाला मिल गया, लास्ट वाला पार्ट मिल गया, उसको करके और ऐसे करके हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की जो यहाँ लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी देन आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा, ठीक है। तो थोड़े से जो है लेवल है, थोड़ा से बैंक में वो चेंज हो गया, ट्रेंड जो है क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो बदल गया है। अब जब इसके बाद जो टॉपिक होगा यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 का भी जो है क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, डबल फिलर का तो होगा ही क्वेश्चन, साथ ही साथ उसमें सिर्फ एक वर्ड फिल करके सारे के सारे जो फिलर होंगे उसको फिल करने वाला भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और डबल फिलर भी लेकर आऊँगा। तो सारे टॉपिक डेली बेसिस पे लेता आऊँगा। आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बनाए रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगे, ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और आपका हेल्प कर सकूँ। चलिए इस वीडियो में तय रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।